छोटा सा गांव था, शांत, मिलनसार और प्रसन्नचित्त लोगों से भरा हुआ। पर इस गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ खेती योग्य भूमि बहुत कम थी। गांव समुद्र के बिल्कुल निकट बसा था और खारा पानी खेतों में घुसकर उन्हें बंजर बना देता था। इसी कारण सागरपुर के किसान रोजी रोटी के लिए पास के हरितपुर गांव में मजदूरी करने जाया करते थे। उस दिन भी दो किसान रतन और किशन हरितपुर की ओर निकले थे। जैसे ही दोनों खेत में पहुंचकर काम में जुटे, हरितपुर के बड़े जमींदार सेठ धनराज टहलते टहलते वहीं आ पहुंचे। अरे भाई, तुम लोग रोज मेरे गांव में काम करने चले आते हो, अपने गांव में ही कुछ क्यों नहीं करते? खेती बेटी क्यों नहीं कर लेते? सेठ जी, हमारी जमीन समुद्र के बहुत निकट है। उसमें हर समय खारा पानी भर जाता है। वहां न धान उगता है, न दूसरी कोई फसल। इसी विवशता में हमें रोज यहाँ आना पड़ता है। नहीं तो हमारा मन तो अपने ही गांव में रहने का करता है। यहाँ आकर भी कोई विशेष कमाई नहीं होती, पर मजबूरी है। तो फिर खेती छोड़कर कोई और छोटा मोटा काम क्यों नहीं शुरू करते? सेठ जी, यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कठिन है। व्यापार या धंधा शुरू करने के लिए पूंजी कहाँ से लाएं? सेठ धनराज बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान फिर अपने काम में लग गए। उधर सागरपुर में एक और युवक रहता था, नंदराम, जिसे सब प्यार से नंदू कहते थे। लोग उसे किसान कहते थे, पर सच ये था कि उसके पास ना अपनी जमीन थी, ना खेती का कोई साधन। नाम का किसान था, पर हालत बहुत साधारण थी। उस दिन नंदू अपने मित्र माधव के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आकाश की ओर देख रहा था। ये जीवन कब तक यूं ही चलता रहेगा? आखिर कब तक हम दूसरों के यहाँ मजदूरी करते रहेंगे? तो फिर करे भी क्या? न हमारे पास खेत है, न पैसे। कोई काम शुरू करने की बात भी सोचना कठिन है। फिर भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। तभी सड़क पर एक ऑटो रिक्शा तेज आवाज के साथ आया। उसमें बैठा एक आदमी ऊंची आवाज में पुकार रहा था, आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे ले लो। हरितपुर के मशहूर समोसे। एक बार खाओगे तो मजा आ जाएगा। चल माधव, हरितपुर के समोसों की बहुत चर्चा सुनी है, आज चक्कर देखते हैं। दोनों दौड़कर उस रिक्शे के पास पहुंचे। भाई, हमें 2 प्लेट समोसे देना, तुम्हारे समोसों की बहुत प्रशंसा सुनी है। दोनों ने समोसे खाए और नंदू तो मानो चकित रह गया। अरे वाह, क्या स्वाद है! इतने स्वादिष्ट और चटपटे समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाए। नंदू ने अपनी माँ के लिए भी एक प्लेट बंधवाई और प्रसन्न मन से घर ले आया। ले लो, हरितपुर के मशहूर समोसे लाया हूँ, जल्दी खा लो, अभी गरम है। अरे बेटा, इसकी क्या आवश्यकता थी? मुझसे कह देता तो मैं घर पर ही समोसे बना देती। सच कह रही हो माँ, तुम्हें समोसे बनाना आता है? हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजी पहले समोसों का ठेला लगाते थे। मैं रोज उन्हें बनाते देखती थी, तभी सीख गई। ये सुनते ही नंदू के मन में जैसे एक नई किरण जग उठी। माँ, क्यों ना हम फिर से समोसों का काम शुरू करें, अपना ठेला लगाएं? बेटा, ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए, ठेला चाहिए, बर्तन चाहिए, सामान चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ, मैं कुछ ना कुछ उपाय कर लूंगा। इस बार मैं प्रयास जरूर करूंगा। उसी क्षण नंदू ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब की बार वो अपने गांव की हालत बदल कर रहेगा। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसके मन में बार बार यही विचार घूम रहा था। वो सीधा गांव के साहूकार सेठ गोपीलाल के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए, मैं एक काम शुरू करना चाहता हूँ।
रुपए दे सकता हूँ नंदराम, पर बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। नंदू सोच में पड़ गया। उसके पास रखने लायक था ही क्या। तभी उसे अपना घर याद आया, वही एकमात्र संपत्ति। सेठ जी, मैं अपना घर गिरवी रख देता हूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना, समय पर रुपए वापस न किए तो घर मेरा हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा सेठ जी, रुपए लौटा दूंगा। सेठ ने उसे रुपए दे दिए। नंदू खुशी खुशी बाजार गया। उसने ठेला, बर्तन, मसाले, आलू और समोसे बनाने का सारा सामान खरीद लिया। घर पहुंचते ही वो उत्साह में भरकर बोला, माँ देखो, मैं सारा सामान ले आया हूँ। आज से हम समोसे बनाना शुरू करेंगे। पर भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। नंदू दौड़कर अंदर गया। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटा, सुबह से शरीर ठीक नहीं लग रहा, जरा वैद्य या डॉक्टर को बुला ला। नंदू तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, नंदराम, तुम्हारी माँ अब उम्र दराज हो चुकी है। इन्हें चलने फिरने और काम करने में कठिनाई होगी। इन्हें पूरा आराम चाहिए। इनसे कोई मेहनत वाला काम मत कराना। ये सुनकर नंदू की दुनिया जैसे थम गई। वो मन ही मन सोचने लगा, अब समोसे कौन बनाएगा? मैंने तो घर तक गिरवी रख दिया, अब क्या होगा? माँ ने उसके चेहरे की चिंता पढ़ ली। बेटा, समोसों की बात यहीं छोड़ दे। अब मुझसे अधिक काम नहीं होगा। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नंदू बाहर आया और अपने मित्र माधव से मिला। भाई, अब मैं क्या करूँ? घर गिरवी रख दिया है। अगर समोसे नहीं बेच पाया तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। अचानक माधव के मन में एक उपाय आया। एक काम करो, क्यों ना हम हरितपुर वाले उसी समोसा बेचने वाले से समोसे बनाना सीख लें। पर क्या वो हमें सिखाएगा? पूछकर देखने में क्या हानि है। दोनों उस समोसा बेचने वाले के पास पहुँचे। भाई, यदि आप चाहें तो हमें भी समोसे बनाना सिखा दीजिए। हम एक छोटा सा ठेला लगाना चाहते हैं। अरे नहीं भाई, अगर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा तो तुम मेरे ही सामने मेरा धंधा चौपट कर दोगे। ये मैं नहीं कर सकता। अब नंदू के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत निराश हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा, लगता है घर भी सेठ को देना पड़ेगा। अगली सुबह नंदू भारी मन से सेठ के घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में यही बात चल रही थी कि किसी तरह सेठ से थोड़ा समय मांग ले। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे कुछ हलचल दिखाई दी। वहां एक बूढ़ी अम्मा टोकरी में कुछ बेच रही थी और 2-3 ग्राहक उनके सामने खड़े थे। नंदू जिज्ञासा से उनके पास पहुंचा। उसने देखा टोकरी में छोटे छोटे समोसे सजे हुए थे। अम्मा, ये कैसे समोसे हैं, इतने छोटे छोटे? बेटा, ये गरीब घर के चटपटे समोसे हैं। आकार में छोटे हैं, पर स्वाद ऐसा कि बड़े बड़े समोसे भी फीके पड़ जाएं। तभी पास खड़ा एक ग्राहक बोल पड़ा, बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मा। इनके हाथ के समोसे बड़े लाजवाब होते हैं। हम तो रोज यहीं से लेते हैं। नंदू की आंखों में चमक आ गई। अम्मा, मुझे भी एक प्लेट दीजिए, मैं भी चखना चाहता हूँ। 10 रुपए में 2 मिलेंगे और 20 रुपए में 5। बताओ कितने दूं? 10 रुपए वाले दे दीजिए। अम्मा ने पत्ते की प्लेट में छोटे समोसे रख दिए। नंदू ने जैसे ही पहला कौर खाया, वो चौंक उठा। अम्मा, ये तो हरितपुर के समोसों से भी अधिक स्वादिष्ट हैं। इनमें ऐसा क्या है? बेटा, जब भोजन में घर का अपनापन घुल जाए तो साधारण चीज भी स्वाद में अनोखी लगती है। नंदू कुछ क्षण चुप रहा, फिर साहस करके बोला,
अम्मा, क्या आप मुझे ये समोसे बनाना सिखा देंगी? मैं भी एक छोटा सा ठेला लगाना चाहता हूँ। अम्मा कुछ देर सोचती रहीं। उन्हें नंदू की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, पर निर्णय लेना आसान नहीं था। बेटा, यह निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकती। पहले मुझे अपनी बेटी से पूछना होगा। तुम ऐसा करो, कल इसी समय फिर आना, तब बताऊंगी कि तुम्हें सिखा पाऊंगी या नहीं। ठीक है अम्मा, मैं कल अवश्य आऊँगा। आपका बहुत धन्यवाद। जो नंदू कल तक पूरी तरह निराश था, आज उसके मन में फिर आशा जग चुकी थी। वो घर लौट गया। उसके दिल में एक नई रोशनी जल उठी थी। शायद उसकी किस्मत अब करवट लेने वाली थी। अगली सुबह अम्मा अपने छोटे से घर में अपनी बेटी कमला से बात कर रही थी। कमला, कल एक गरीब और मेहनती लड़का आया था, नंदू। वह हमसे समोसे बनाना सीखना चाहता है। क्या हमें उसे सिखा देना चाहिए? अम्मा, जरा सोचिए, अगर हमने उसे सब कुछ सिखा दिया तो हमारे ही ग्राहक कम हो जाएंगे। फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? तो क्या उसे मना कर दूं? कमला कुछ देर सोचती रही। फिर उसके मन में एक उपाय आया। अम्मा, क्यों ना हम उसे बनाना सिखाने के बजाय उसके लिए समोसे बना कर दे, वो बेच लिया करे। इससे हमें घर बैठे कमाई भी होगी और आपको बाहर धूप में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। तो तय रहा, जब नंदू आए तो उससे यही बात कहना। उधर नंदू भी उम्मीद भरे मन से अम्मा से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे सेठ गोपीलाल मिल गए। सरे नंदराम, कई दिन हो गए, तुम्हारा ठेला अभी तक दिखाई नहीं दिया। क्या बात है? सेठ जी, आज ही काम शुरू करने जा रहा हूँ। अगले सप्ताह से आपके रुपए लौटाने भी आरंभ कर दूंगा। आप चिंता ना करें। सेठ संतुष्ट होकर आगे बढ़ गया। नंदू जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आज अम्मा समोसे बेच नहीं रही थी। अम्मा, आज आपने समोसे नहीं लगाए? सब कुशल तो है? बेटा, आज से मैं यहाँ बैठकर समोसे नहीं बेचूंगी। नंदू घबरा गया। क्या? फिर मेरा क्या होगा? मैं तो बहुत आशा लेकर आया था। तब अम्मा ने उसे सारी बात समझाई। सुनते ही नंदू का चेहरा खिल उठा। अम्मा, मुझे ये बात स्वीकार है। हम ऐसा ही करेंगे। आप बस समोसे तैयार कर दीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, तुम अपना ठेला लेकर आओ, मैं अभी गर्मा गर्म समोसे ले आती हूँ। कुछ ही देर में नंदू अपना ठेला लेकर आया और अम्मा भी समोसों की टोकरी लेकर आ गईं। दोनों ने मिलकर समोसे सजाए। लो बेटा, अब गांव में जाकर बेचना शुरू करो। शाम को कमाई लेकर यहीं आ जाना। नंदू ने गांव के बीचों बीच ठेला लगाया और ऊंची आवाज में पुकारने लगा। आओ आओ, घर के बने चटपटे समोसे लो, ताजे और स्वादिष्ट समोसे लो। लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे, पर तभी वही हरितपुर वाला समोसा बेचने वाला अपनी रिक्शा लेकर वहां आ पहुंचा। वो नंदू के पास ही खड़ा होकर जोर जोर से पुकारने लगा। आओ आओ, हरितपुर के मशहूर गर्मा गर्म समोसे ले लो। कुछ ही क्षणों में लोग उसके आसपास इकट्ठे होने लगे। ये देखकर नंदू निराश हो गया। मैं इतनी देर से खड़ा हूँ पर मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया और ये आते ही भीड़ ले गया। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने साहस जुटाया, गला साफ किया और जोर से पुकारा। आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए में 2 समोसे, घर के स्वाद वाले चटपटे समोसे। लोगों ने सुनते ही एक दूसरे की ओर देखा। धीरे धीरे लोग नंदू के ठेले की ओर आने लगे। पहले एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। थोड़ी ही देर में उसके ठेले पर अच्छी भीड़ लग गई, जबकि हरितपुर वाले के पास भीड़ घटने लगी। शाम होते होते नंदू के सारे समोसे बिक चुके थे। नंदू बहुत प्रसन्न हुआ।
वो कमाई लेकर अम्मा के पास पहुंचा और आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। शाबाश बेटा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शाम को नंदू घर पहुंचा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसकी माँ प्रतीक्षा कर रही थी। माँ, आज सारे समोसे बिक गए। लोग तो स्वाद की इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि पूछो मत। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, वो भी मेरे बिना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। माँ, आप मेरे साथ नहीं थी, पर मुझे एक अम्मा मिल गई, बिल्कुल आपकी तरह। उन्हीं की मदद से आज हम फिर खड़े हो पाए हैं। उनके समोसों ने हमारी तकदीर बदल दी। बेटा, जीवन में अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो इंसान अवश्य ऊपर उठता है। कुछ ही सप्ताह में नंदू पूरे गांव का सबसे प्रसिद्ध समोसा वाला बन गया। दूर दूर से लोग उसके घर जैसे स्वाद वाले चटपटे समोसे खाने आने लगे। वो रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और सेठ गोपीलाल का कर्ज चुकाता जाता। आखिर एक दिन वो सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ये आपकी आखिरी किश्त है। अब हमारा घर फिर से हमारा हो गया। नंदराम, तुम सचमुच परिश्रमी आदमी हो। तुम्हें देखकर गांव के दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। बहुत अच्छा किया। नंदू की आंखों में खुशी छलक आई। धीरे धीरे सागरपुर भी बदलने लगा। गांव के लोग नंदू से प्रेरित हुए। किसी ने पकोड़ों का ठेला लगाया, किसी ने चाय की दुकान खोली, किसी ने दूध का व्यापार शुरू किया। अब सागरपुर हरितपुर पर निर्भर नहीं रहा। हर घर में मेहनत, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की नई रोशनी फैल गई। एक दिन गांव वालों ने नंदू से कहा, नंदू, तूने केवल अपना नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदल दिया है। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब इंसान को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। और सचमुच एक गरीब युवक ने न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।